मेहमान खुसूसी नौजवान कायद मंसूर अली खान साहब, स्टेज पे जलवा अफरोज तमाम बुजुर्गान दीन, मेंबरान ऑल इंडिया मिली कौंसिल, ख़वातीन व हज़रात, आज का जो आपका टॉपिक है, जो उन्वान है, इस वक्त उस उन्वान की सख्त ज़रूरत है, उसके ऊपर गौर व फिक्र करना ज़रूरी है। हिंदुस्तान के आज़ादी से पहले मुल्क में बादशाह, राजा महाराजा रहा करते थे। बादशाह हो या राजा हो या महाराजा हो, उनके दरबार में हर एक कम्युनिटी के वजीर हुआ करते थे। अकबर के ज़माने में देखिए बीरबल, हज़रत टीपू सुल्तान शरीफ के ज़माने में पूर्णैया। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि आज़ादी चुप किसी एक मजहब के या किसी एक कौम के लोगों से नहीं मिली थी, इस मुल्क में जो आज़ादी चाहते थे उनके आज़ादी के जंग में सबसे ज़्यादा अगर किसी भी मजहब के पेशवा ने अपनी जानों की कुर्बान दी थी वो मुसलमानों के थे। लिहाजा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो ये सोच के बनाया गया कि यहाँ जो है एक सेक्युलर मुल्क होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर बना, पार्लियामेंट बनी, असेंबलीज बनी, शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई कि फलां सीट में शेड्यूल कास्ट जीतेगा। जैसे एप्लीकेशन अगर है 50% मुसलमान है लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, वहां कोई भी पार्टी से सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही खड़ सकता है। सीवी रामनगर है, माधवपुरा है, ये सब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज है, असेंबली हल्के। इसी तरीके से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी जो है अपनी उनके लिए सीट रिजर्व है। हमें सब मुसलमानों को जनरल कैटेगरी में रखा गया, खैर कोई बात नहीं। जैसा कि मुझसे पहले हमारे मिलन साहब ने कहा कि 1980 में जो है 40 पर 9 नुमाइंदे चुनकर आए। 4 साल बाद इलेक्शन होता है, 45 पे आ गए। 2004 में हम 35 पे आ गए, 2024 में 24 पे आ गए। यानी आज़ादी के बाद जो फिजा थी इस मुल्क में, उस फिजा में जिसे हम कहते थे कि यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, उस गंगा जमनी तहजीब में जो है जहर बोल दिया गया। लोगों के जहर को, जहीन को जो है बिल्कुल फिरका परस्त जहीन बनाने की कोशिश की गई। पहला इलेक्शन मुझे याद है जब जाफर शरीफ साहब रामनगर से शिवाजी बेंगलोर नॉर्थ आके कंटेस्ट किए थे। उस वक्त जो है बिल्कुल नए थे, वो थे चित्तुलदुर्गा के। इलेक्शन रामनगर से लड़े पहली मर्तबा, फिर यहां पर आ गए, जबरदस्त पोलिंग। दूसरा उनका इंतखाबात, दूसरी उनकी जो इलेक्शन हुआ उसमें मैं था उस वक्त। देवर जमनली का इलाका बिल्कुल अनडेवलप्ड, झोपड़पट्टी जिसे कहते हैं, आज बहुत बेहतर है वो इलाका। उस वक्त भी वहां मुसलमानों की तादाद थी। मुसलमानों ने भरपूर जज्बे के साथ जाफर शरीफ साहब को जिताया। जब भी इलेक्शन हुआ करते थे मुसलमान हमेशा जाफर शरीफ साहब से नाराज रहते थे। गए तो मिलते नहीं, मिले तो सलाम के तो जवाब नहीं देते, और बेचारे उनकी इसमें धुन में वो रहते थे। लेकिन जब इलेक्शन आता, इलेक्शन के वक्त पूरी जज्बे के साथ जो है मुसलमान घरों से निकलकर जो है वोट डालते हैं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, या जो यहाँ बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा होगा, वो वक्त इलेक्शन जब जो जिस जज्बे के साथ मुसलमान आकर
कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देते थे और बेंगलोर में खासकर वोट दिया है, वो जज्बा 2024 में मंसूर अली खान के इलेक्शन में देखा। 7 बजे हम गए हैं गोविंदपुर इलाके में, एक स्कूल का बहुत बड़ा कंपाउंड है, क्रिश्चियन स्कूल है वो, डोमिनिक स्कूल। पूरा वहां पे तकरीबन 5-6 बूथ थे। हर बूथ पे जो है 500, 600, 700 लोगों की कतार है। हमारे येवन सलीम बैठे हैं, वो उसी इलाके से आते हैं। फिर एक जगह जाते हैं, वहां देखते हैं यही हाल है। फिर रहमान खान साहब का फोन आता है मुझे कि नहीं, शिवाजी नगर में कह रहे हैं कि पोलिंग कम है। मंसूर का फोन आता है, अंकल देखिए शिवाजी नगर में पोलिंग कम है। मैं शिवाजी नगर आके जो है सीधा मदरसे निस्वान जाके देखता हूँ, दम हो गया। किसने कहा कि पोलिंग नहीं हो रही है? जबरदस्त पोलिंग हो रही है। लोग, इतने लोग, लेडीज, खवातीन बहुत बड़ी तादाद में करके वोट दे रहे हैं। सबको एक जुनून था। 2023 का जो इलेक्शन हुआ था, 2023 के इलेक्शन में कांग्रेस कर्नाटक में 136 सीटों पे कामयाबी हासिल की, और महज और महज मुसलमानों की वजह से। अब मैं 2023 का इलेक्शन भी देखा, मैं जाट का इलाका हो या शिवाजी नगर हो, शांति नगर हो, उससे ज्यादा 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में जोश देखा मुसलमानों। कर्नाटक के तमाम 28 हलकों में जहां पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहा था, सबकी नजर बैंगलोर सेंट्रल पे थी, मुसलमानों की खासकर। हर कोई चाह रहा था कि इस बार हमारा नुमाइंदा जाएगा पार्लियामेंट। 2004 से हमारा नुमाइंदा नहीं है, इस बार हम नुमाइंदे को भेजेंगे। ये बात भी सही है कि इलेक्शन से काफी पहले, तकरीबन 6-7 महीने पहले, जिस तरीके से हमारे तंजीमों ने, हमारे अभी आपने कहा तनवीर साहब का नाम लिया, हमारे मौलाना का नाम लिया, मिली काउंसिल खुद जिस स्कूल में खुद कैंप लगा के रहे, लोगों के नाम इसमें जो है दर्ज करवाए गए। किसी से कोई पैसा नहीं लिया, किसी की चाय भी नहीं पिए होंगे। नौजवान एक जुनून था इनको कि नए मुसलमानों की तादाद बढ़ानी है। हमेशा जो है इलेक्शन के दौरान आते हैं, कहते हैं कि हमारे वोट नहीं है, नाम दर्ज कराए। इलेक्शन के दौरान भी मैं ये साफ कहता हूं, मंसूर अली खान को 6,24,000 या 6,26,000 मेरे पास है, यहां जेब में है। जो भी आए, किसी सियासी खाद की सूरत से नहीं, किसी एमएलए की, किसी एमपी की सूरत से नहीं, मुसलमानों की हमारी मिली तंजीमों ने, मजहबी तंजीमों ने, हमारे एनजीओस ने जो काम किया उसकी वजह से हमारा ये वोट आया, वरना किसी और की वजह से। ये मानना पड़ेगा। अगर हमारे कायद ठीक जो उन्होंने वादा किया था वो वादे पर चलते और उतने वोट दिलाते तो मंसूर अली खान आज एमपी होते। 4 असेंबली हलकों में हम लीड आते हैं। मैं इनके भाई को भी कह रहा, इनके बड़े भाई मकसूद अली खान को, इनको भी कहा कि मैं जो है महादेवपुरा नहीं जाऊंगा, सीवी रामनगर ही जाऊंगा। मैं उसी इलाके में रहूंगा जहां हमें वोट आने की उम्मीद है, और उस उम्मीद पे जो है हम काम करेंगे तो वहां जो है वोट ज्यादा होंगे। हमें उम्मीद थी सर्वज्ञ नगर से, हमें उम्मीद थी शिवाजी नगर से, हमें उम्मीद थी शांति नगर से, हमें उम्मीद थी चामराजपेट से। यकीनन चारों जगह जाट से ज्यादा वोट हमको आए। 332 वहां पे बूथ है। मैं 170 तक जो है उसको अब तक एनालाइज कर रहा हूं। जो हल्के मुसलमानों के हैं वहां के जाट से ज्यादा वोट मंसूर अली खान को आए। शिवाजी नगर में भी यही है। शांति नगर में पिछले इलेक्शन में जो है बहुत कम वोट से, 7,000 वोट से जो है हमारे एनए हारिस जीतते हैं। इस बार हमें 20,000 दिलाते हैं। हमें उम्मीद थी थोड़ी सी कि गांधीनगर
और राजाजी नगर थोड़ा सा इंप्रूव होगा, वहां जो है बीजेपी की लीड कम हो जाएगी। हमारे दिनेश गुंडूराव 105 वोट से जीतते हैं, हमें वहां जो है 20,000 माइनस हो जाते हैं। इसी तरीके से राजाजी नगर में वो 8,000 से हारते हैं, हमें जो है वहां और ज्यादा हजारों के वोट कम हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो ये धोखा हुआ है कांग्रेस को, वो जो है महादेवपुरा से हुआ है। 1,80,000 वोट मंसूर लीड से हैं। सारे कर्नाटक से फोन आना शुरू हो गए, मुबारक हो आपको, मुबारक हो। हमारे बरकत असलम फोन करने लगे, पटाखे ले लो, घर के पास आना या तुम्हें आ रही बोलकर, मिठाई ले को कहाँ आना है। 80,000 थे एकदम सब, पूरे 28 पार्लियामेंट्री हलकों में सबसे कम वोटों से हारने वाले उम्मीदवार मंसूर अली खान। 17-18,000 वोट मजीद हमें आ जाते, आज छाती बड़ी लगी इससे करके हम कहते सकते थे कि हमारा नुमाइंदा गया है पार्लियामेंट। आज का ये इजलास मंसूर अली खान साहब को उनका जो हौसला है उसे बुलंद रखना, वो भी है। दूसरा ये है, आप याद रख लीजिए, ये जो जमात यहाँ जमी है आपके अगले इलेक्शन को काम करने के लिए जमा है। ये जो पार्लियामेंट है पूरे 5 साल चलने वाली पार्लियामेंट नहीं है। नरेंद्र मोदी जो 400 पार कर रहे थे 300 पार नहीं कर पाए। हुआ क्या, आज वो मालूम वहां दिखा नहीं सकते, ये होना 7 बजे शिवाजी नगर का इन्हों दिखा रही जो औरतें खवातीन जो है, ये हमारे कंबलफुल दरगाह के सदर साहब हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, काफी काम किया इन लोगों ने, बहुत काम किया। कोई मस्जिद का पहली बार मस्जिदों के पास तो मैं मंसूर को दिखाऊं, पहली बार जो है मस्जिदों में जो है बूथों के लिए कांग्रेस के लोगों को नहीं, मस्जिद के जिम्मेदारों को जो है बूथ की जिम्मेदारी दी गई और वो जाके जो है वोटा दिलाए। मंसूर अली खान, कई लोग सोच रहे थे कि रहमान खान है, बहुत बड़े उन्होंने मिनिस्टर थे, उनकी वजह से इनको सीट मिली है, नहीं, उन्होंने भी उस बात का एतराफ किया। सीट इनको इसलिए मिली कि ये नौजवान कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था स्टेट का, यहाँ रिसर्च कमेटी का चेयरमैन था, उनके काम को देखा और एआईसीसी सेक्रेटरी बनाया गया और तेलंगाना में इंचार्ज दिया गया। उनको गोवा में भेजा गया था, तेलंगाना में पार्टी जीती, वहाँ चीफ मिनिस्टर बना, हमारी पार्टी का चीफ मिनिस्टर आया। इलेक्शन इनको अनाउंस होने के 2 दिन पहले, इनका नाम अनाउंस होने से 2 दिन पहले मैंने खुद रहमान खान साहब को फोन करके कहा कि आप कह दीजिए कि मंसूर को टिकट नहीं चाहिए, वो किसी को भी ले ले, क्योंकि कई हजरात कह रहे थे कि मंसूर उतना पॉपुलर नहीं है, मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हूं। कई लोगों को ऐसी बीमारी आती है, एक किस्म की बीमारी होती है। रहमान खान साहब ने, ईमानदारी की बात कह रहा हूं, मंसूर यहाँ मौजूद है, रहमान खान साहब ने चीफ मिनिस्टर को फोन करके सिद्धरामैया को कहा कि आप किसी और को टिकट दीजिए, मंसूर के लिए नहीं चाहिए। मंसूर को मालूम भी नहीं, मंसूर वहां गए थे, दिल्ली में थे, तेलंगाना की मीटिंग के लिए गए थे वहां, और ये 6 महीने ख्वाहिश थी इनकी। बाद में जो है जो हालात हो रहे थे ये दूर होना चाह रहे थे, ठीक है भाई मुझे एमएलसी दे दो, ठीक है बोलते। जब कमेटी में बैठे, नाम चल रहे थे, उस कमेटी में सोनिया गांधी थी, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, डीके शिव कुमार साहब थे, सिद्धरामैया साहब थे। वहां जो है यहाँ के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी ने जैसे ही बैंगलोर सेंट्रल का यह आया तो उन्होंने कहा कि नाम पड़ा मंसूर अली खान सन ऑफ के रहमान खान। तो मैडम बोली बॉय वो वर्क इन तेलंगाना,
क्लियर है। फिर बहस ही नहीं हुई। खारगे साहब बोले इनको, क्या जी लॉटरी मारे बोल के, बोले नहीं मंसूर। अब आ गए ये नहीं मालूम कौन क्या कर रहा है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हुआ है नहीं हुआ है। महादेवपुरा में असेंबली इंतखाबात 2023 के बाद 24 में पार्लियामेंट इलेक्शन होता है। इस 8-9 महीने के दौरान तकरीबन 50 पर 2000 वोट वहां पे जो है शामिल किए गए। वहां की कांग्रेस के जो वर्कर है, वहां की जो कमेटी है, वो सब फेल हो गए। पिछले इलेक्शन में जितने वोट वहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले थे या बीजेपी के उम्मीदवार को, उसके डबल वोट इस बार उस कैंडिडेट को मिले। कुछ तो वहां के लोगों की जहनियत भी हो सकती है बीजेपी की तरफ, कुछ जो है साजिश भी होती है। जैसा कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद के ज़माने में पूर्णया था, पूर्णया वफादार नहीं रहा, क्या मीर सादिक वफादार रहा, मीर जाफर वफादार रहा। आज भी सियासत में ये लोग हैं अलग अलग नामों से। जब तक इनकी नीयत ठीक नहीं होगी हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ेगा। महज हम वोटर्स को अगर कहेंगे वोट वहां से इतने आ जाते हैं, मुसलमान नाम दला लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। लोग जो काम करते हैं उनकी नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ थी हमारे तंजीमों की, नीयत साफ थी वो हमारे नौजवानों की, उन नौजवानों ने जिन्होंने हमारे इसमें जो है वोटर लिस्ट में नाम दलाया और बाद में जाके काम भी किया। दिल्ली काउंसिल ने कई जगह गया, बेंगलोर सेंट्रल में गए, किसी से कुछ नहीं, किसी की चाय नहीं पी। हमारा मौलाना हो या तनवीर हो, इन्होंने जब वोटर लिस्ट के कैंप लगाए किसी से कुछ नहीं लिया। क्या शाहिद? नौशाद आलम साहब आप जेब से डाल, हाँ बिल्कुल, अपने उनका अपना पैसा, जाती पैसा लगाकर जो है काम कर रहे हैं। मंसूर अली खान आज भी है, ये फौज जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, ये फौज तैयार है। आप तैयार रहिए, वरना 32,202 वोट कोई मायने नहीं रखते पार्लियामेंट में। 6,26,000 ज्यादा माने। सही बात। आप जो है उन वोटरों के लिए जिन्होंने आपको वोट दिया है, उनके लिए आप एमपी हैं। आपको चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूंसी में आप एक्टिव रहें, लोगों से मुलाकात करें। आपके साथ अच्छे एमएलएस भी हैं, उनका साथ लीजिए। आप बिल्कुल नौजवान हैं, जज्बा है। मैं मंसूर अली खान को वो बिल्कुल नए जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे तब से जानता हूँ। रहमान खान साहब की सबसे बड़ी दौलत जो है उनकी औलाद है। सियासत में ऐसे कैसे लोग हैं, उनके बच्चे भी हमने देखे हैं। लेकिन मैं मकसूद अली खान, मंसूर अली खान, मसूद, डॉक्टर मसूद, इनको देखा जिस तरीके से इन्होंने इस बार इलेक्शन लड़ा है, मैं समझता हूं कोई 5 वक्त 6 वक्त जो इलेक्शन लड़ा है वो भी नहीं लड़ सकता था। जो एमएलए की ख्वाहिश हुई वो पूरा किया गया है, जो एमएलए का डिमांड था वो डिमांड पूरा किया गया है। आपके पास कोई तंजीमें नहीं गई थी, किसी ने कोई डिमांड नहीं रखा, लेकिन उन्होंने काम किया, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। मैं काफ़ी ज़्यादा बोल चुका हूँ। मेरा मकसद यही है कि एक तो आप लोगों ने जिन्होंने मैं आपको, हमारे मिल्ली काउंसिल को, हमारे तनवीर को, हमारे मौलाना, जिन्होंने खासकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए जिन्होंने काम किया या इलेक्शन में काम किया, उनको सलाम करता हूँ। आपके खुलूस को सलाम करते हैं, दिल से सलाम करते हैं। इसलिए मस्जिद के सदूर, उनके सेक्रेटरीज, उनकी कमेटीज दिल से काम किए हैं। आप उन सब के लिए एमपी हैं, आप उन सबको मिलना चाहिए। ये पहली मीटिंग है आपकी,
ये मैं मिली काउंसिल से यही गुजारिश करता हूँ, जैसा कि कहा गया, हमारे यहाँ वोट डालना मुसलमान को या किसी भी कैंडिडेट को जिताना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद वो बेलगाम रहता है। जीतने के बाद कोई उससे हिसाब किताब नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। कई एमएलए से हमारे वोटों से जीते हैं, हमारे ही हलकों में काम नहीं करते। हमारे लोगों को ही उनके साथ जो है बिल्कुल उनके सबॉर्डिनेट बना के रखते हैं। उनको जो देना है, उनके साथ जो इंसाफ करना है, जो ओहदा देना है, नहीं देते। ये सब मैं आपको कहूँगा, रहमान खान साहब की पॉलिटिक्स वो जेंटलमैन पॉलिटिशियन है। आप जेंटलमैन पॉलिटिक्स मत कीजिए। आप जाफर शरीफ साहब जैसी पॉलिटिक्स कीजिए, अजीज शेख साहब जैसी पॉलिटिक्स कीजिए। रहमान खान साहब किसी को डांटते नहीं, गुस्सा आया तो बोल देते हैं, ये करते हैं, लेकिन जहां बोलना पड़े वहां बोलिए। पार्टी में पार्टी के लिए मंसूर अली खान बैंगलोर सेंट्रल के उम्मीदवार नहीं, एमपी कैंडिडेट हैं। हर चीज में आपसे राय ली जाएगी। आप अपनी राय को खुल के रखिए। जिन्होंने आपके लिए काम किया है उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनकी मदद कीजिए। कांग्रेस का वर्कर हो, कांग्रेस का वर्कर जो है, खासकर मुसलमान जो है, आपसे दौलत नहीं चाहते, इज्जत चाहते हैं, रिकग्निशन चाहते हैं। उनको रिकग्नाइज कीजिएगा, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। मुसलमानों को आप इस बात का एहसास दिलाइए कि मैं अच्छे बुरे में आपके साथ हूं, वो आपको खांधों पर बैठा लेंगे। और कुछ नहीं चाहिए मुसलमान। कोई हमारा आदमी आके आपके पास ये नहीं कहेगा कि मुझे 50 लाख का लोन चाहिए या 5 करोड़ की मैं इंडस्ट्री डालना चाहता हूं। हमारे लोगों की जो डिमांड्स या हमारी ज़रूरतें जो है, मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, इतना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उससे ज़्यादा हमारे इलाके में जो है पानी नहीं आ रहा है, वहाँ चरंडी नहीं है, क्या सलीम, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसके ऊपर आप तवज्जो दीजिए। बैंगलोर सेंट्रल में अपनी खुद की फौज खड़ा कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मौलाना नौशद आलम खती साहब, मौलाना अब्दुल गफूर खासमी साहब, उबैदुल्ला शरीफ साहब और डैश पे पूरे मिली काउंसिल के जो डिग्निटरीज हैं और जो हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, पहले तो मैं कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मिली काउंसिल और दूसरे तंजीमें और मस्जिदें, जो ये मंसूर अली खान का इलेक्शन नहीं था, ये पूरी कौम का इलेक्शन था। हर कौम का आदमी मंसूर अली खान था। मैं हर जगह यही बोल रहा था, मेरी जगह कोई और भी रहता, कौम उसके साथ खड़ी रहती, क्योंकि जितना काम हमारी कौम ने किया है, जो अवेयरनेस, और तनवीर भाई और दूसरे सब बैठे हैं, मैं देखा हूँ ये जो काम किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, इतना काम हुआ है। मुझे कभी कभी अफसोस ये होता है, मैं हारा करके अफसोस नहीं होता, मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी थी। मैं पूरी कोशिश किया कि कौम जीते, हमारा मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव आ सके। मेरी जगह उबैदुल्ला शरीफ साहब बोले, और लोग भी कोशिश कर रहे थे, अगर कोई दूसरा भी रहता मैं भी साथ मिलके उतनी मेहनत कर रहा था। लेकिन अब मेजर इशू जो हो गया है हिंदुस्तान में, लार्जर आप ये पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया का डिस्कशन हो रहा है। अगर आप देखें 49 एमपी से हम लोग आके 24 पे पहुंचे हैं। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट कब से ये चेंज हुआ। जो 1989 के इलेक्शंस शुरू हुए, वहां से लेकर आज तक घटता ही जा रहा है। ये नतीजा क्या हुआ है, जो पोलराइज सोसाइटी है, आज इतना हो गया है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में 4.4% है, जब हमारा पॉपुलेशन 17% है। सो ये सोचने की ये बात है, क्यों ऐसा हो रहा है। एक तो जो पॉलिटिक्स पोलराइजेशन की जो बीजेपी और उसके एफिलिएट्स किए, उसका डायरेक्ट नतीजा हमारे ऊपर हुआ है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मेरी छोटी सी जो एक्सपीरियंस है, मैं
कम बात करता हूँ, एक्शन में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, क्योंकि मेरी ऑरेटरी स्किल्स दूसरों को मैच करने के लायक नहीं होगी, लेकिन मेरी एनालिटिकल स्किल्स अल्लाह के फजल से बहुत आगे है करके मैं समझता हूँ। सिर्फ कर्नाटक में नहीं, मैं तेलंगाना इलेक्शन मैनेज किया। जब मैं सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ 3 एमएलए थे, और मैं ये भी बोल सकता हूँ तेलंगाना में भी जो कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई है हमारे वोट से ही फॉर्म हुई है, क्योंकि हैदराबाद रीजन छोड़ के डिस्ट्रिक्ट में पूरे वोट जो मोस्ट ऑफ द वोट है हमारे मुस्लिम वोट से ही हमारी पड़ी। लेकिन यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम वोट सेक्युलर पार्टीज को दे रहे हैं। सेक्युलर पार्टीज के बड़े लीडर्स मुस्लिम कैंडिडेट्स को उनका वोट ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। हम हार रहे हैं क्योंकि दूसरा वोट हमें ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इतना पोलराइजेशन होके है, इसीलिए हर फोरम में मैं इंटरनल मीटिंग्स में डिस्कस करता हूं, जब तक हमें वोट ट्रांसफर, दूसरे वोट ट्रांसफर नहीं होते, बहुत ही मुश्किल है मुस्लिम नुमाइंदे को जीतना इलेक्शन। क्योंकि असेंबली हल्के में जो पॉकेट्स हैं, देखिए असेंबली में भी ले लीजिए, एक जमाना होता था 24 सीट मिलते थे, आते आते घटते घटते 21 हो गए, जीतने के कैंडिडेट्स कम हो गए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन। लोकसभा जब आता है पोलराइजेशन इतना हो गया है, और स्पेशली शहरों और अर्बन एरियाज में। अब बैंगलोर सेंट्रल की बात ले लीजिए, जब मैं थोड़े हल्कों में गया, मुझे ओपनली बोला गया आप मुस्लिम हैं, हम वोट नहीं देंगे। इतनी हद तक पोलराइजेशन जब कैंडिडेट के मुंह पे लोग बोल देते हैं। और यहां पर क्या होता है, ये बहुत ही डेंजरस बात है। ये हमारे जमहूरियत और डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए भी बहुत ही डेंजरस बात है, क्योंकि इतना जहर घोला गया है सोसाइटी में, इतना जहर घोला गया है सोसाइटी में। अगर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव और केपेबल हो, मगर क्या हो गया है, ये रिलीजियस पॉलिटिक्स हो गई है। और इससे उभरना, और मेरी खुद की पर्सनल व्यू है, जब तक बड़े लीडर जो रिप्रेजेंट करते हैं सेक्युलर पार्टीज को, जब तक वो कैपेबिलिटी डेवलप नहीं करते कि वोट ट्रांसफर हो। आज मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो बैंगलोर में बड़े बड़े लीडर हैं, जो नामी लीडर हैं, वो फेल हो चुके हैं कि हमें वोट ट्रांसफर कर सके। जब जाके देखिए माइनॉरिटी मुस्लिम वोट या माइनॉरिटी वोट 90% ट्रांसफर होता है, लेकिन माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए वोट ट्रांसफर बहुत ही मुश्किल का बात हो गया है। क्योंकि रूरल एरियाज में देख लीजिए माइनॉरिटी जितना अभी भी पॉसिबिलिटी है, बट आप डेटा उठा के देखिए अर्बन एरियाज में अभी भी बहुत मुश्किल हो गया। इसे मैं डेटा के बारे में आप हजरात बोल रहे थे स्वॉट एनालिसिस, और अल्लाह के फजल से मैं पिछले 16-17 दिन से एक ही रिव्यू कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मेरी भी कमियां थी, जहाँ हम अच्छा कर सकते थे, वो भी मैं रिव्यू कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह मैं तो आइडेंटिफाई किया हूँ, और इंशाल्लाह मिली काउंसिल और दूसरी तंजीमों के साथ भी बैठ के इन फ्यूचर डिस्कस करूंगा मैं, और यही जोश और जज्बे से हम लोग काम किया। और मैं तो आप सब लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, मैं बना रहूंगा, मैं कौम के लिए बना रहूंगा, आप सब लोगों के लिए बना रहूंगा। और इंशाल्लाह जो 6,27,000 लोग मुझे वोट दिए हैं, उनके लिए भी बना रहूंगा मैं। और मैं मैदान से भागने वाला नहीं हूँ। एक चीज को डिसाइड करके अल्लाह की मदद और आप सब लोगों की मदद से मैं मैदान में जमा होकर ही रहूंगा, क्योंकि ये एक चैलेंज है। ये थोड़ी हमारे से या थोड़ी जगहों से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया और कमियां हो गई, नहीं तो ये हमारा जीतने का इलेक्शन था। और मैं तो अल्लाह से डरता हूं और किसी से नहीं डरता। हमारे पार्टी फोरम में भी, इंटरनल फोरम में मैं यही बोलूंगा, जो
रिजल्ट्स आप सबके सामने हैं। आप जो इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, और जो जिम्मेदार हैं उनके सामने तो मेरा जो इंटरप्रिटेशन है इलेक्शंस का, मैं तो वो सामने रखने वाला ही हूँ। और ये सबकी जिम्मेदारी है जो सेक्युलर पार्टीज के लीडर हैं, माइनॉरिटी नुमाइंदे के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए वो लोग। जैसा हम लोग जाके पूरी जोश से काम करके सेक्युलर पार्टीज को वोट दिलाते हैं, वैसे ही हमारे सेक्युलर पार्टीज के बड़े बड़े लीडर एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है जब एक सेक्युलर कैंडिडेट की बात आती है। आज मैं बोलता हूं, कई हल्के हैं इंक्लूडिंग बीदर, विदाउट माइनॉरिटी वोटिंग जीत नहीं सकते थे। जिस रकम से, जिस जोश से हम लोग वोट करते हैं, वो जोश सेक्युलर पार्टीज के सेक्युलर लीडर भी माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए आउट ऑफ एज आगे करना पड़ता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि मुझ में भी दर्द है कि ये मेरी सीट ने जो कौम, जो जज्बे से जो लोग बाहर आके जो काम किए हैं, जो उम्मीद थी, ये एक ही सीट थी। और जैसा उबैदुल्ला शरीफ साहब बोले, मैं खुद कभी भी किसी भी लीडर के पास जाके बोला नहीं बैंगलोर सेंट्रल में कंटेस्ट करना चाहता हूं। जब मुझे जिम्मेदारी दी गई, मैं भी पूरी कोशिश किया, ये ईमानदारी से कोशिश किया, क्योंकि मुझ पे भी एक, मैं समझा कि कौम की जिम्मेदारी है, अच्छी तरह निभाना है। इसीलिए मैं हमेशा आप सब लोगों के साथ मिलकर काम करूंगा, कौम के लिए काम करूंगा। ये बात बोलते हुए मैं एक चीज साफ करता हूं, मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर नहीं होऊंगा, क्योंकि एक बार जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चला गया, अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही लड़नी है। इंशाअल्लाह अल्लाह का साथ हो, आप सब लोगों का साथ हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरे लिए इतना लोकसभा में काम किए, और हमेशा मैं आप सब लोगों के साथ रहूंगा। शुक्रिया।